हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल शालिनी ई लर्निंग। और आज का टॉपिक जो सेलेक्ट किया है वो कौन से बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर मास्टर्स एंड यूजी स्टूडेंट्स for preparation of NET examination, zoology and geography as well. So I have selected the topic disease induced by human use of land. So basically इस topic के अंदर हम discuss करेंगे land use pattern change within the present scenario from the past, from the pre-industrial period, and also what are the human diseases caused by these pattern change in the land use. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जैसा कि सभी जानते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रोथ जो एक्सपोनेंशियली हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ ही डिमांड रिलेटेड टू फूड, water, sanitation, building material, infrastructure and other materials are also increasing, and our consumption pattern related to food, water and other material is also changing by time to time. So to fill this gap between the demand and supply, there is change in the ways of the land use, what the way we are using land. This type of strategy is being changed for increasing or fulfilling this demand for the population, and which is related to the consumption pattern and various related to various goods. So in this diagram we can see कि जैसे जैसे प्री सेटलमेंट एरिया से लेकर और अभी तक का जो सिनेरियो है ये दिखा रहा है कि कैसे इंटेंसिफिकेशन हो रहा है एग्रीकल्चरल लैंड का, फार्म लैंड्स का, अर्बन एरियाज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है, और फ्रॉम दी पास्ट और प्री सेटलमेंट एरिया. सो इन दिस वे वी कैन सी और एंड ऑब्जर्व कि हाउ दिस फॉरेस्ट एरिया और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो कैसे कम होता जा रहा है बढ़ते हुए टाइम के साथ. एंड जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका ये एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, शहरीकरण बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है. तो इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉट डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस. Okay, so natural ecosystem, frontier clearing, subsistence agriculture, small scale farms, intensive agriculture, protected recreational lands and urban areas. Okay, सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कि लैंड यूज़ पैटर्न तो चेंज हो रहा है, किस किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, कौन कौन से फॉर्म में उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में. कल्टिवेबल लैंड है, पास्चर लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए. अब इसके पीछे के ये सारे अगर समराइज़ करें तो कौन कौन से फैक्टर्स के फॉर्म में इनको लिस्ट किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं इसमें डिफॉरेस्टेशन की, यानी पेड़ों की कटाई, ठीक है. उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, देन डैम्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स और अर्बनाइजेशन, ठीक है. तो ये सारे मेजर रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडर फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज़ पैटर्न जो चेंज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ये उसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो डिफॉरेस्टेशन से होने वाले क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं एनवायरनमेंट पे, ठीक है. पहले तो एनवायरनमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो लीड करता है इस तरीके की सीवियर डिजीज़ेस को. तो सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इम्पैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन के अंदर, जिसमें बायोफिजिकल एनवायरनमेंट ऑल्टरेशन, ठीक है, ड्यू टू द कटिंग और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर और एरिया, इट विल चेंज इन द बायोलॉजिकल कम्युनिटी और द फिजिकल एनवायरनमेंट, द क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके. एंड उसके बाद बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली चेंज होगा जैसे जैसे हम जो वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना को क्लियर करेंगे या वहाँ से डिफॉरेस्टेशन करेंगे. सॉइल डायनेमिक्स चेंज होगा, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल माइक्रोबायोटा विल चेंज एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू डिस्टर्बेंस और अनस्टेबिलिटी इन द इकोसिस्टम, ठीक है. और एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मटेरियल साइकिल जो है बैलेंस नहीं रहेगी. सरफेस वाटर केमिस्ट्री विल चेंज, ambient temperature, okay, it will be unregulated because of lack of forest cover. एक्सपोजर टू सनलाइट कि ऐसी कुछ स्पीशीज़ जो शेडी प्लेसेस में सर्वाइव कर सकती हैं.
it will not be like the same because of direct exposure to sunlight, ठीक है. सो वो स्पीशीज़ जो है वहाँ से माइग्रेट करेंगी, और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो बिकॉज ऑफ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इट विल ऑल्सो हैम्पर, ठीक. तो अब इसमें बढ़ते हैं आगे कि फॉरेस्ट को पूरी तरीके से जब क्लियर नहीं किया जाता है, पैचेस में क्लियर किया जाता है, थोड़े थोड़े हिस्से में क्लियर किया जाता है, तो बेसिकली ये क्या जनरेट करते हैं, फ्रिंजेस जनरेट करते हैं. तो दीज फ्रिंजेस क्रिएटेड बाय डिफॉरेस्टेशन, ठीक है. तो इस तरीके के जो पैचेस क्रिएट होते हैं बेसिकली ये इंटरफेस का काम करते हैं, ठीक है. जो एक पूरा फॉरेस्ट कवर और ह्यूमन पॉपुलेशन उससे सेपरेटेड होता है, बट यहाँ पर जब हमने आधा हिस्सा बीच का फॉरेस्ट क्लियर कर दिया है तो बेसिकली जो ओपन एरिया है इट विल एक्सपोज टू द ह्यूमन पॉपुलेशन. सो वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कुछ माइक्रो हैबिटेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, ठीक है, फॉर द वेक्टर्स, फॉर द अदर होस्ट स्पीशीज़, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स. तो इट विल डायरेक्टली एक्सपोज कम इन कॉन्टैक्ट विद द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है. ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के अलावा, लाइक स्लैश एंड बर्न है, ठीक है, और रोड बिल्डिंग्स है, और रिड्यूस शेडिंग, स्मॉल पूल फॉर वाटर ऑफ वाटर. सो इस तरीके की मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, और अदर जो उसका इम्पैक्ट है ये क्रिएट होता है. वाटर ब्रीडिंग साइट बेसिकली क्रिएट होता है, ओके. चेंज द हैबिटेट एंड ब्रीडिंग साइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, these vectors or host species are come directly on contact with human population. so कौन कौन सी वेक्टर बोर्न और जूनोटिक डिजीजेज हैं. सो वेक्टर बोर्न डिजीजेज वो होते हैं जो वायरसेस जो है होस्ट बॉडी में सर्वाइव करते हैं, एंड थ्रू द कैरियर्स बेसिकली दे ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके. सो इसमें कैरियर्स कौन होते हैं, ब्लड फीडिंग ऑर्थोपोड्स होते हैं, मेनली फ्लीज है, मॉस्किटोज़ हैं. सो इस तरीके के जो ट्रांसमिशन है, डिजीज़ ट्रांसमिशन, उसको हम वेक्टर बोर्न डिजीजेस कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स है लाइम, मलेरिया, लिशमैनियासिस, निपा एंड हेंड्रा वायरस. नाउ जूनोटिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं कि दीज डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल येलो फीवर which is very common in South America and sub-Saharan African countries, okay. And rabies from the virus is transferred from dogs to the another animals to human population, okay. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो इस तरीके की सीवियर डिजीज़ेस कॉज करती हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में. जैसे कि एग्रीकल्चर जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, तो साथ में फूड एंड फूड डिमांड भी बढ़ रहा है, डिफरेंट फूड पैटर्न भी चेंज हो रहा है. तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर. सो इंडस्ट्रियल फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ है क्रॉप्स को सेव करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पेस्टिसाइड का यूज़, इरिगेशन प्रैक्टिसेस, वाइड स्प्रेड इरिगेशन, न्यू क्रॉप वैरायटी, ठीक है, मैकेनाइजेशन. तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये चेंज इन प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर के अंदर. सो इन द वन वे लाइक these are causing the impact on health of the new ecological niches that favor organism, जैसे कि मॉस्किटोज, टिक्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा. तो ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर इस तरीके की जो कैरियर हैं, होस्ट कैरियर्स हैं, जैसे फ्लाइज हैं या आपके मॉस्किटोज़ हैं, रोडेंट्स हैं, तो ये डिजीज़ ट्रांसमिशन में बेसिकली एज अ कैरियर काम करते हैं. और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होगा तो उसको स्टोरेज के लिए भी प्लेस चाहिए, और जब हम इस तरीके के ग्रेन को स्टोर करते हैं तो वहाँ पर अल्टीमेटली देयर विल बी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ग्रेन ईटिंग रोडेंट पॉपुलेशन, ठीक है. सो दीज रोडेंट जो है, ये जो रोडेंट्स हैं दे कुड बी होस्ट ऑफ हेमरेजिक वायरसेस, ठीक है, हेमरेजिक वायरसेस that cause internal bleeding and their explosion in number and anthropophilic behavior and led to serious outbreak of fatal hemorrhagic disease, okay. So these are the highlighting points in terms of disease occur or impact on human population due to agricultural practices.
Now next, in continuation with the previous slide, that agriculture practices can impact health through the contamination water as well, because of excessive use of fertilizers and nutrients. So it can lead to algal bloom in the aquatic system, and that bloom will result in the reduction in the oxygen level of the water system, of the aquatic system. It will ultimately lead to the death of fishes and phytoplanktons there. So ultimately that aquatic ecosystem become dead. Okay, and next, like typha is also a weed near the aquatic bodies, which is having these tall grasses, having the very deep root system, which can penetrate deeper into the wetlands or near the water surface. So they can consume the complete oxygen, and ultimately it will become the oxygen will be depleted very fast, and it will create the same condition as in the case of algal bloom. ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो प्रोटोजोआ पैरासाइट्स हैं, जैसे आपके क्रिप्टोस्पोराइडियम पार्वम है, जो सीवियर डायरिया कॉज कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ किस तरीके से ये ह्यूमन पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आएंगी, बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फीकल मैटर. ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड. और इसमें फिर जियार्डिया लैम्बिलिया है. ठीक है, जियार्डिया आपको zoology में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोआ पैरासाइट विच कैन ऑल्सो कॉज सीवियर डायरिया. एंड एक्सपोजर कैसे होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, food and fecal matter. Okay, and also excessive use of nutrient and fertilizer. Basically the fertilizer consist of nitrogen and phosphorus. So this nitrogen can also पानी में तो वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन, क्योंकि एक नाइट्रोजन साइकिल भी चलती रहती है. ठीक है, इकोसिस्टम में, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है और होगा. एंड दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वो क्या क्रिएट कर सकता है, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएट कर सकता है, दैट इज़ ट्रोपोस्फेरिक या ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. ठीक है, जो आपका स्मॉग कंडीशन या फोटोकेमिकल स्मॉग में कन्वर्ट हो सकता है, एक एयर पोल्यूशन को मतलब सीवियर एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है. ठीक है, सो दीज आर द मीन्स effect on human bodies and on atmospheric condition. Okay, so these are the part of agricultural practices. Now moving to animal husbandry. So पशुपालन में किस तरीके से कैसे कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं. ठीक है, कौन सा डिजीज़ेस कॉज कर सकता है इस तरीके की प्रैक्टिसेस. वेरी कॉमन लाइक पैंडमिक इन्फ्लुएंजा, सार्स विच इज़ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम विच इज़ एपिडेमिक इन दी लाइव एनिमल मार्केट इन चाइना. ठीक है, तो ऐसी जगह फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर एनिमल मार्केट्स हैं, जहाँ पे रॉ मीट्स और इस तरीके के वाइल्ड स्पीशीज़ जो है जो बेची जाती हैं. ठीक है, एज अ फूड एडिबल मटेरियल. एंड देन द मेजर किलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी लाइक स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, मीजल्स, cholera and plague. And practices that bring new population of wild or domestic animals into the close proximity with each other, and human population are likely to be source of new emerging diseases. So अब यहाँ पर एक important चीज़ है कैटल्स. ठीक है, जो कैटल होता है, मतलब कैटल्स आर इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ schistosoma japonicum. Okay, so this is the agent responsible for schistosomiasis. Now schistosomiasis is a blood fluke, okay, which can cause diarrhea. Intestinal schistosomiasis can cause diarrhea, blood in stool, and liver enlargement. So these are the symptoms of this parasite. Okay, now next, as cows spread throughout the region, they shed schistosome eggs into the waterways, where they could infect snails and the other intermediate host as well. Okay, now next, due to the development of construction of dams and irrigation projects. So इस तरह डैम्स और इरीगेशन कैसे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. सो फॉर द कंस्ट्रक्शन and
for the irrigation dam project, it will change into the local ecology. So local ecosystem जो है, जो vegetation area है, it will be affected. So it will create a new favorable habitat for the vector-borne diseases and various dengue and malaria, like these diseases can occur because they serve as a breeding site for the microhabitat of these kind of diseases. Especially in the Nile Delta area of Egypt, there is a prevalence of lymphatic filariasis, which is also known as elephantiasis, and because of after the construction of Aswan High Dam and subsequent irrigation project. सो एलिफेंटियासिस जो है एक ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है, विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो. और कौन सा मॉस्किटो है उसके लिए वेक्टर क्यूलेक्स पाइपियंस, ठीक है. सो इस तरीके का जो डैम कंस्ट्रक्शन और इरिगेशन प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया उसमें, तो वहाँ पर सब सरफेस और सरफेस मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया वहाँ का, ठीक है, और जिसने वहाँ पे इस तरीके के मॉस्किटोज़ के लिए ब्रीडिंग साइट जो है वो फेवरेबल कंडीशन बनी, जिसकी वजह से इस तरीके के जो पैरासाइट्स हैं वो ईज़िली जो है होस्ट बॉडी के थ्रू मतलब इस कैरियर्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एक्सपोज हो जाते हैं या ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, ठीक है. तो ये हो गया इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर. नाउ नेक्स्ट है रोड्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कैन प्रोवाइड द फ्रिंज हैबिटेट फॉर डिजीजेस, वेक्टर्स एज वेल एज. तो रोड कैसे बनाई जाती हैं, जो भी एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, उसको क्लियर करके बीच में से रोड बनाना. सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपोजर और these are the excellent breeding site for the mosquito, ठीक है. सो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सपोजर ऑफ अ नॉन इम्यून पॉपुलेशन टू द लोकल वेक्टर बोर्न और जूनोटिक डिजीज, okay, and phenomena is also referred as frontier malaria, okay. And then recently in infectious with the simian foamy virus, रेट्रोवायरस. सो रेट्रोवायरस आप सभी ने सुना होगा कि इट वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन हंटर्स हु रिपोर्टेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड ऑफ नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स. रेट्रोवायरस बेसिकली एक ऐसे वायरस होते हैं जो होस्ट बॉडी में आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं, और उसके बाद वो जो होस्ट बॉडी का सेल है दैट कन्वर्ट्स दैट रेट्रोवायरस आरएनए इनटू डीएनए. तो वो एक कॉपी क्रिएट कर लेता है बेसिकली. और इस तरीके के वायरसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक विच आर immunodeficiency virus, and it can lead to acquired immunodeficiency syndrome, AIDS and HIV, okay, and was likely to mutate simian virus contracted through bush meat hunting. So bush meat का मतलब होता है raw meat which is taken from the wild animals, ठीक है, बेसिकली. सो ये भी कहा जाता है, ऐसा भी साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि बुशमीट हंटिंग वाज द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ इबोला वायरस इन्फेक्शन इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके. नाउ अनदर फैक्टर अर्बनाइजेशन एंड पेरी अर्बन स्लम, ठीक है. अर्बनाइजेशन भी एक फैक्टर है लैंड यूज़ पैटर्न में, ठीक है. तो अर्बनाइजेशन जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो हाई रिस्क ऑफ डिजीजेस लाइक विच इज़ डायरेक्टली हम इसको लिंक कर सकते हैं अर्बन एयर पोल्यूशन से, लेड एक्सपोजर, ट्रैफिक एक्सीडेंट, डिजीज़ एसोसिएटेड विद मोर सीडेंट्री लाइफस्टाइल. और अर्बनाइजेशन के साथ साथ पेरी अर्बन स्लम्स भी ऐसे एरिया जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, बट कुछ एरियाज़ ऐसे रह जाते हैं नियर इन दी सिटीज़ विच आर मतलब स्लम, ठीक है, विच आर अंडर डेवलप्ड. और ऐसी जगहों पर स्लम एरियाज़ में ना प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, सीवेज डिस्पोजल नहीं है, पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग है. सो जनरली ये क्या क्रिएट कर रही है, कंटामिनेटेड वाटर और लाइक कंटामिनेटेड फूड एंड पाइल्स ऑफ म्यूनसिपल वेस्ट. तो इस तरीके का ये जनरली ये ब्रीडिंग साइट है वो मॉस्किटोज़ और फ्लीस के लिए, ऑर्थोपॉड डिफरेंट अदर इंसेक्ट्स, एंड दैट ट्रांसमिट डेंगी, मलेरिया, elephantiasis, Chagas disease, plague and typhus. So Chagas is like caused by a parasite which is trypanosoma, ठीक है. So in crowded urban condition, the exposure to infectious disease result from both the contaminated drinking water, inadequate sanitation, okay, so diarrhea and other diseases can be
occurred in due to poor sanitation and drinking water. Okay. Now, what is the conclusion from this content? Ki identifying the potential synergistic effect of land use change alongside concomitant global climate change and globalization trend is a daunting yet critical challenge. ठीक है. सो जो भी लैंड यूज़ चेंज है उसका कॉमन इफ़ेक्ट क्या हो सकता है या उसका कंबाइन इफ़ेक्ट क्या है, सारे ही पर्सपेक्टिव से उसको सोचना चाहिए, क्रिटिकली उसको अप्लाई करना चाहिए, या लैंड यूज़ चेंज कैसे किया जाना चाहिए या किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, वो सारे ही आस्पेक्ट को देखते हुए ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए. एंड ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प इन एंटिसिपेटिंग दैट देयर मे बी सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट from dam building, irrigation projects, clearing of forests, etc., and understanding that can guide preparedness and prevention efforts. So, as we have seen that there are many factors which are responsible for causing diseases in human population and exposure to severe diseases and infections in the human community. So it should be like understanding these effect and impact of these factors like dam building, road construction for transportation, and different projects, irrigation, deforestation activity. It should be properly understood and properly strategized and prepared for any kind of disaster or risk which is associated with the health impact and ecosystem. Okay, so if you so this was the conclusion of my topic, and if you find this information helpful, so please like and subscribe my channel, and thank you so much for your time and watching my video. And you can suggest me some other topic which I can include for the further lectures and further videos on my channel. Okay, thank you so much.